नमस्कार, मैं अभय कुमार सिंह द इंडिया अराउंड दिस वीक के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। द इंडिया अराउंड दिस वीक के कार्यक्रम में हम इन विषयों की चर्चा करेंगे जो हमसे और आपसे जुड़ी हुई हैं। इन विषयों पर चर्चा के लिए हमारे साथ दैनिक जागरण के वरिष्ठ संपादक संतोष शुक्ला जी हैं। संतोष जी नमस्कार। नमस्कार। संतोष जी, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं 22 सितंबर से लागू होने जा रहे जीएसटी के उन दोनों स्लैब पर कि सरकार के द्वारा जो ये 5% और 18% का स्लैब रखा गया है, इसका निर्णय जो है देश की आम जनता पर कितना पड़ेगा और सरकार के इस कदम को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए अभय जी, इसमें स्पष्ट तौर पर कहा जाएगा कि 1991 के बाद आर्थिक उदारीकरण की दिशा में उठाया गया ये बहुत बड़ा कदम है और बहुत सुधारवादी कदम है। सरकार ने बड़े संकल्प के साथ उठाया है और बहुत चिंतन मंथन के साथ उठाया है जी। इसमें बहुत सारे स्तरों पर सरकार ने बहुत इसके प्रभाव, सहप्रभाव, दुष्प्रभाव और तमाम परिणामों को आंका है जी। अब 22 सितंबर से जब ये चीजें धरातल पर आ जाएंगी, उससे पहले आपने देखा होगा बाजार में बहुत हलचल है, एक सकारात्मकता भी है और उपभोक्ता खास करके जो भारत की क्रय शक्ति है उसको बढ़ाने का यह प्रयास है। और उत्तर प्रदेश, अगर भारतवर्ष को आप देखेंगे तो कुल जो जीडीपी इनकी 303 करोड़ रुपए की कही जाती है, उसमें से 202 करोड़ की शक्ति तो खाली खपत के आधार पर आकार लेती है। और इसमें भी एक सरकार का अनुमान है कि इसमें भी 20 लाख करोड़ की वृद्धि हो जाएगी जीएसटी के लागू होने के बाद। अब चूंकि जीएसटी की पिछली बार भी देखिए तो संशोधन का प्रयास करना हमेशा बेहतरी का ही संकेत होता है। 900 से ज्यादा बार पिछली बार भी संशोधन किए गए थे या बैठकें हुई थी या उस पर प्रयास किए गए। इस बार भी ये जो किया गया है, 2 स्लैब रखना इसलिए बहुत अच्छा है। विकसित देशों में तो एक ही स्लैब होता है, लेकिन उसके लिए फिर आदमी की जो भारतवर्ष की प्रति व्यक्ति आय को भी बढ़ाना बहुत आवश्यक होता है। वो अपने अर्थशास्त्र के अलग अलग मानदंड है, मानबिंदु है, वो अपना बड़ा देश है, उसके परिप्रेक्ष्य में बहुत बड़ा देश है। तो कुल मिला के जीएसटी के मैं प्रभाव को भारतवर्ष की आर्थिक शक्ति को बढ़ते हुए क्रम में देख रहा हूं और खास करके इनका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जिस पर बहुत काम होना, उस पर भी एक शक्ति मिलेगी। क्रय शक्ति भारत की अपने आप उसका नेचर ही है, बहुत अच्छी है। और इसके अलावा जो है आपने देखा होगा इक्विटी जो बाजार है उस पर भी बहुत अच्छा इसका संकेत आ रहा है। एफडीआई, अभी आप खुद ही कह रहे थे, एफडीआई में भी देखिए निवेश भारतवर्ष में ठीक है। जब ये घोषणा हुई तो करीब विदेश के 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट निरस्त प्राथमिक दृष्टि में किए गए, लेकिन इसका आप दूसरा पहलू भी देखें कि 50% की भी वृद्धि हो गई इधर हाल में। जो विदेश से निवेश आने थे उस पर नए प्रोजेक्टों को लेकर खास करके 22,490 करोड़ के प्रोजेक्ट आ चुके हैं। और इस प्रकार देखिएगा तो अमेरिका ने भी अपना निवेश बढ़ाया ही है, $5.6 अरब, जो सिंगापुर से ज्यादा है भारत में निवेश का। तो मैं मानता हूं कि जीएसटी अगर सरकार ने लागू किया है, इसके तमाम पहलुओं पर चिंतन मंथन हुआ है। ये भारत की जो घरेलू आर्थिक शक्ति है उसको बढ़ाने का एक उपक्रम है और साथ ही साथ हमारा विदेश में आयात निर्यात का समन्वय बेहतर बना रहे, हमारा सकल घरेलू उत्पाद अच्छा रहे, हमारा विदेशी मुद्रा कोष बहुत अच्छा रहे। ये सारी चीजों पर प्रयास सरकार का लगता है मुझे। संतोष जी, एक दूसरा बड़ा विषय है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक जंग का ऐलान किया था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि नक्सली या तो आत्मसमर्पण कर दें या तो मारे जाएंगे। नक्सलियों के खिलाफ इस जंग को, इस अभियान को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए ये बहुत कारगर अभियान रहा है और 2019 में जब से अमित शाह जी ने गृह मंत्री का पद संभाला, आप देखेंगे कि उन्होंने जो मुझे, अगर मैं सही कह रहा हूं तो 83 से ज्यादा तो रणनीतिक बैठकें की हैं और 11-12 बार तो मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है साल भर में। तो इस प्रकार ये जो कह सकते हैं कि नक्सलवाद क्या है, नक्सलवाद वास्तव में ये है कि अपेक्षित विकास न होने की प्रतिक्रिया में उपजा हुआ आक्रोश जब अनियंत्रित हो जाए तो वो नक्सलवाद में बदल जाता है। ये उसकी सामान्य परिभाषा है, लेकिन उसकी आड़ में बड़े जघन्य अपराध अंजाम दिए गए और गृहमंत्री का यह प्रयास और खास करके इस सरकार को मैं बहुत अच्छे अंक देना चाहूंगा कि नक्सलवाद के उन्मूलन में सरकार बहुत ज्यादा सफल हुई। और गृहमंत्री ने तो ये भी कहा है कि 31 मार्च 2026 तक भारतवर्ष को नक्सल मुक्त कराया जाएगा। और पिछले दिनों देखिए रायपुर में उनको बैठक भी हुई, उसमें आसपास के तमाम राज्यों के डीजीपी और जो अर्धसैनिक बलों के बड़े बड़े अधिकारी शामिल हुए और एक उपलब्धि का पत्र रखा गया कि कैसे हमने जो इनके जो शीर्ष अधिकारी थे जो इनके नक्सल संगठनों के, उनको मार गिराया, उनके पूरे सिस्टम को हमने कोलैप्स किया। तो इस प्रकार ये बहुत भारतवर्ष की सामाजिक एकता और एकता के साथ साथ उसके विकास के साथ ही साथ एक समन्वय की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण और कारगर कदम है। एक वैश्विक परिदृश्य जो इस समय चल रहा है
ऐसे समय पे विदेशी निवेश भारत का 15% से बढ़कर 18% के लगभग हो गया, 18% ज़्यादा ही हो गया, 18.62% अरब डॉलर हुआ। अमेरिका के टैरिफ के बावजूद भारत पर विदेशी निवेशकों का लगातार बढ़ता हुआ विश्वास, आप इसको किस रूप में देखते हैं? नहीं, देखिए इसमें अभय जी ऐसा हुआ था बीच में कि जब टैरिफ का अनाउंसमेंट करा अमेरिका ने, तो ये भी सच है, हमें दोनों पहलुओं को देखना चाहिए कि जो विदेश से बहुत बड़ी मात्रा में जो निवेश था, जो प्रस्ताव थे करीब 3 लाख करोड़ रुपए के भारतवर्ष में, उसको फिलहाल अभी रोक लिया गया। तो ये इकोनॉमी को बड़ा झटका जैसा लगता है देखने में, लेकिन जो सकारात्मक पक्ष इसका ये है कि जैसे ही अमेरिका की घोषणा हुई, हमारा जो आप कह रहे हैं विदेशी निवेश जिसको कहते हैं FDI, वो उसमें 50% की बढ़ोतरी हुई। अभी हाल में एक आंकड़ा आया है कि 22,450 करोड़ रुपए के निवेश पत्र आ चुके। और इसके अलावा अलग अलग स्तरों पर यह देखा जा रहा है कि अमेरिका की टैरिफ का इक्विटी बाजार हो या उपभोक्ता की क्रय शक्ति बढ़ाकर जो हम भारतवर्ष में एक आर्थिक शक्ति जनरेट करने जा रहे हैं, बहुत ज्यादा टैरिफ का असर नहीं पड़ेगा। और खास करके विदेश का निवेश तो अभी देखिए अमेरिका ने स्वयं 5.6 अरब डॉलर का निवेश करा भारत में, तो वो सिंगापुर से काफी ऊपर चल रहा है इस समय। तो ये एक प्रकार से देखा जाए ना, तो ये बहुत ज्यादा असर होता मैं देख नहीं रहा हूं उसमें। तो संतोष जी, एक और सवाल है देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक नई पॉलिसी बनाई है। उस पॉलिसी के तहत अब जो रिक्वायरमेंट होंगी आउटसोर्सिंग की, वो मिनिमम 3 साल के लिए होंगी, और जो मिनिमम वेतन रखा गया है वो 20,000। एक बड़े प्रदेश में इतने बड़े, जहाँ पे आउटसोर्सिंग का बड़ा एक लार्ज स्केल पे काम है, तो उसको आप किस रूप में देखते हैं? प्रदेश में क्या परिवर्तन, युगांतकारी परिवर्तन लाएगा ये उनका नया नियम? देखिए, प्रदेश जो है इतना बड़ा है, ये प्रदेश दुनिया के तमाम देशों से बहुत बड़ा है, और मानव संसाधन की कमी भारतवर्ष में लगभग सभी विभागों में अपने अपने स्तर पर है, और उत्तर प्रदेश में भी बहुत ज्यादा। उत्तर प्रदेश सरकार जो है, अगर विकास की प्रक्रिया में बहुत तेजी से अपने को आगे बढ़ाना चाहती है, तो उसको कुशल मानव संसाधन अपने साथ जुटाने होंगे। उसी प्रक्रिया में ये सरकार का बड़ा क्रांतिकारी कदम है। हालांकि इस कदम में जो प्रक्रिया रखी गई चयन की, उसमें एग्जाम होंगे, एग्जाम के बाद फिर इंटरव्यू होगा और एक बोर्ड होगा, उन्होंने एक निगम की भी घोषणा की है। ये सारी प्रक्रिया पारदर्शिता की दिशा में ले जाने वाली ही कही जाएंगी। लेकिन पिछले कुछ अनुभव ऐसे बताते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, और कुशल मानव संसाधन जो उनके पास आए संविदा के माध्यम से 3 साल के लिए ही आएगा, प्रयास ये करें कि उससे कई परिवारों की आजीविका जुड़ जाती है, उनका सामाजिक सम्मान जुड़ जाता है। इसलिए प्रयास ये भी सरकार का हो कि उनकी सर्विस को किसी और तरीके से ही सही, उनकी गुणवत्ता को मापते हुए ही सही, लेकिन आगे बढ़ाने का भी प्रयास किया जाए। तो आप मानते हैं कि सरकार का ये कदम भाजपा के लिए, संगठन के लिए, उनके आगे आने वाले चुनाव में फायदेमंद रहेगा? बिल्कुल अच्छा रहेगा। देखिए, ये रोजगार संकट जो है वो उसकी अपनी एक प्रवृत्ति होती है, एक प्रकृति होती है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने काफी प्रयास किए निवेश के, काफी प्रयास किए रोजगार जनरेशन के, लेकिन बहुत ज्यादा भौतिक धरातल पर चीजें स्पष्ट दिखने लगे। उस प्रयास में इसको भी बहुत अच्छा माना जाएगा। और खास करके जब विपक्षी दलों के निशाने पर उत्तर प्रदेश सरकार रही कि कोई भर्तियां स्पष्ट तौर पर सिरे तक नहीं पहुंची, ऐसा उनका आरोप रहा है। हालांकि कई भर्तियां इन्होंने फिर भी बहुत पारदर्शिता के साथ करने में इनको सफलता मिली है। उस परिप्रेक्ष्य में मैं कहूंगा ये बहुत अच्छा कदम है। कोशिश ये हो कि इसमें इतनी पारदर्शिता बरती जाए, और कुशल मानव संसाधन जुटाने का जो एक आह्वान इन्होंने किया है, एक जो आप अपने आप से ही एक जो वादा किया इन्होंने, वो बहुत शुभ संकेत है। द इंडिया अराउंड दिस वीक के इस कार्यक्रम में संतोष जी ने तमाम समसामयिक विषयों पर अपने विचार रखे। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।